नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज महात्मा गांधी के नाम पर पार्लियामेंट में जमकर हंगामा हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मनरेगा की जगह एक नई स्कीम का बिल पेश किया। मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी के लिए जो नई योजना लेकर आई है उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका शॉर्ट फॉर्म है विकसित भारत जी राम जी। पहले कांग्रेस की सरकार जो योजना लाई थी उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना के नाम में महात्मा गांधी की जगह राम जी के नाम का इस्तेमाल क्या कर लिया, विपक्ष को यह बात बहुत बुरी लग गई। विरोधी दलों ने सरकार के इस बिल को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बता दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी गांधी जी से नफरत करती है, इसलिए अब बापू का अपमान कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका क्या जवाब दिया, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ नाम के आधार पर इस योजना का विरोध हो रहा है? मोदी सरकार की नई स्कीम मनरेगा से कितनी अलग है, किस तरह अलग है? राज्यों पर इसका क्या असर होगा? क्या नई स्कीम से गांव के गरीब मजदूरों को पहले से ज्यादा रोजगार मिलेगा? सरकार को मनरेगा की जगह नई स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? विपक्ष के तर्क क्या हैं और सरकार का जवाब क्या है? इन सब पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं, आज जब शिवराज सिंह चौहान बिल पेश करने के लिए खड़े हुए तो क्या हुआ। यह तो पहले से तय था कि आज शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत जी राम जी स्कीम का बिल लोकसभा में पेश करेंगे। इसलिए विपक्ष के सांसद भी इस बिल का विरोध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया, हंगामा शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। महात्मा गांधी की फोटो वाले पोस्टर लहराए जाने लगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने की परमिशन मांगी। स्पीकर ओम बिरला ने सबको मौका दिया। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, धर्मेंद्र यादव, सुप्रिया सूले, सौगत रॉय, TR बालू समेत कई नेताओं ने भाषण दिए। सभी ने इस बिल का जमकर विरोध किया। लेकिन सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने साफ कर दिया, सरकार बिल पेश भी करेगी और पास भी कराएगी। विपक्ष के पास शोर शराबे के बीच शिवराज सिंह ने बिल पेश किया और इसके बाद विरोधी दलों के सांसदों ने संसद के बाहर आकर प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रियंका गांधी की लीडरशिप में विपक्ष के सांसदों ने जी राम जी योजना के विरोध में मार्च निकाला। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कुछ नेता तो पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग पर चढ़ गए। पार्लियामेंट की छत पर खड़े होकर कुमारी शैलजा और प्रणीति शिंदे समेत कांग्रेस के कई सांसदों ने नारे लगाए। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के लोग सरकार की इस नई स्कीम से इतने नाराज क्यों हैं? विपक्ष का पहला विरोध योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर है। दूसरी आपत्ति योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालने को लेकर। मनरेगा के तहत साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नई योजना के तहत सरकार 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है। मनरेगा के तहत खर्चे में 90% शेयर केंद्र सरकार का होता था और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता है। लेकिन जी राम जी स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट को छोड़कर बाकी राज्यों को अब 40% शेयर देना होगा। केंद्र सरकार 60% पैसा देगी। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों पर बोझ बढ़ेगा,
राज्य पैसा नहीं दे पाएंगे और रोजगार गारंटी की स्कीम धीरे धीरे बंद हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि असल में सरकार की मंशा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को बंद करने की है, इसीलिए ये नई योजना लाई गई। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है। इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई की को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि ये केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गाँव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर हर मामले को धर्म से जोड़ती है, महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जी राम जी योजना राज्यों के लिए खतरनाक है। राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए इस योजना के लिए दे सकें। अखिलेश ने कहा कि मोदी और शिवराज खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बढ़ाने वाली योजना लाए हैं, और ये हैरानी की बात है। आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम? और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे, और फिर वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। ज्यादातर पार्टियों का विरोध सिर्फ 2 इश्यूज पर है। पहला नाम पर, दूसरा राज्यों पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ पर। इसके अलावा जी राम जी योजना के कुछ और प्रोविजंस हैं जिन पर आपत्ति जताई गई है। उदाहरण के लिए मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच ही करते थे, लेकिन जी राम जी योजना के तहत मनरेगा के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। इसे विरोधी दलों के नेता पंचायती राज कानून के खिलाफ बता रहे हैं। प्रियंका गांधी इसी तरफ इशारा कर रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए आज कांग्रेस ने शशि थरूर को आगे किया। शशि थरूर पिछले 1 साल से कांग्रेस हाईकमान की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। कई मौकों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन आज शशि थरूर ने भी पार्टी लाइन पर बात की, टेक्निकल पॉइंट्स उठाए। थरूर ने कहा कि सरकार ने योजना के नाम में भगवान राम का नाम जोड़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर तुकबंदी की है, ये कानून के खिलाफ है और भगवान राम के नाम का भी अपमान है। 2-3 चीज़ें। पहली बात यह है कि यह बिल का नाम ही अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार
सारे नियम के नाम एक भाषा में होने चाहिए, अंग्रेजी में, और उसके वजह से पूरा देश को समझना चाहिए कि लॉ किस विषय का है। तो आपको पता है कि इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये 2 भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा झगड़ा पश्चिम बंगाल के साथ है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर मनरेगा का पैसा न देने का इल्जाम लगाती रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुकी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। इसलिए आज जब शिवराज सिंह ने जी राम जी योजना का बिल लोकसभा में पेश किया तो सबसे कड़ा विरोध तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही किया। कल्याण मुखर्जी ने कहा, अब तो साफ हो गया कि मोदी सरकार राज्यों के हक छीनना चाहती है। जो अन्याय अब तक पश्चिम बंगाल के साथ हो रहा था वो अब दूसरे राज्यों के साथ भी होगा। इसलिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर इस योजना का विरोध करना चाहिए। हमको पहले ये था जो मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको राजीव गांधी का नहीं अच्छा लगता है, इंदिरा गांधी का नहीं अच्छा लगता है, हम ये भी सोचते थे। ठीक है, लेकिन गांधी को भी उनको अच्छा नहीं लगता, ये पहले बार हमारा मालूम हुआ। और महात्मा गांधी को भी अच्छा नहीं लगता। अभी ये बीजेपी लोग प्रूव कर दिया जो वो लोग नाथुराम गडसे का ही आदमी है और किसी का आदमी नहीं है। बंगाल के भी 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार, हमारा तो बहुत बाकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑर्डर दे दिया पेमेंट करने के लिए, रेगुलर पेमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया है, तो भी ये लोग कुछ नहीं करते। बंगाल का एजेंट्स में तो उन लोग को एक अच्छा नहीं लगता है। बंगाल को, बंगाल में उनका मुद्दा क्या है? बंगाल को रुपया नहीं देगा, बंगाल में कुछ नहीं देगा, लेकिन बंगाल में गद्दी चाहिए, गद्दी। अब मैं आपको इस मामले में सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। आज शिवराज सिंह चौहान ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका ब्यौरा नहीं देते। मनरेगा में बहुत करप्शन है, लीकेज बहुत हो रहा है। जब खेती के काम के लिए मजदूरों की जरूरत होती है तब मजदूर नहीं मिलते। इसलिए वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत है। मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वो भी नहीं मिलता था। लेकिन नई स्कीम में सरकार 125 दिन काम देगी। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद 15 दिन में काम नहीं मिलता तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। जब बुआई और कटाई का सीजन होता है तब मजदूर नहीं मिलते थे। इसलिए जी राम जी स्कीम के तहत खेती के सीजन में 60 दिन का ब्रेक होगा। ये 60 दिन साल में कब होंगे इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। मनरेगा में मजदूरों का पैसा वक्त पर नहीं मिलता था, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन जी राम जी स्कीम के तहत काम करने के 7 दिन के भीतर पेमेंट होगा। मजदूरों का आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। जहां काम हो रहा है उसकी जियो टैगिंग होगी। इससे पैसे की चोरी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद शिवराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। सरकार जी राम जी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है। इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं।
और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था ये देखो कि जो सबसे पीछे है, जो यही सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी वेलफेयर स्कीम को जांचने का पैमाना यह होना चाहिए कि योजना से कितने लोगों का भला हुआ। क्या वाकई में ये पैसा जेन्युइन लोगों तक पहुंचा? क्या पैसे का सही इस्तेमाल हुआ? और यह भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हो गए जिससे किसी का नुकसान हुआ। मनरेगा को भी इसी आधार पर तोला जाना चाहिए। अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा के जरिए किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ? असल में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मनमर्जी के मुताबिक मजदूरों से पर्सनल काम कराने का जरिया बना लिया और मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता को ज्यादा फायदा होगा या नहीं। अब बात बंगाल की। आज ममता बनर्जी ने अपनी ही सरकार के मंत्री और अपने सबसे चहेते अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया। असल में गो टूर पर कोलकाता पहुंचे दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रोग्राम में जिस तरह की गड़बड़ हुई, पश्चिम बंगाल की जो बदनामी हुई, उससे ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। और ममता की नाराजगी का असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास को इस्तीफा देना पड़ा। मेसी अपने टूर पर सबसे पहले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे। मेसी की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस ने 10 से 12,000 रुपए तक के टिकट खरीदे थे, लेकिन पूरे प्रोग्राम को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाईजैक कर लिया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास अपने पूरे परिवार को लेकर मेसी के साथ फोटो खिंचवाने ग्राउंड पर पहुंच गए। अरूप विश्वास के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, टीएमसी से जुड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ने मेसी को घेर लिया। प्रोग्राम में जो अव्यवस्था फैली, उससे नाराज होकर मेसी 15 मिनट में ही वहां से निकल गए। इससे खफा फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की, हंगामा किया। ममता बनर्जी को भी उस प्रोग्राम में आना था, लेकिन ममता जब रास्ते में थी तभी स्टेडियम में हंगामा हो गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। ममता ने उसी दिन फैंस से माफी मांगी थी और जांच के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया था। हालांकि आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन आज अरूप विश्वास के इस्तीफे की खबर आई। ममता ने बिना देर के अरूप का इस्तीफा मंजूर कर लिया।
तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अरूप विश्वास के इस्तीफे को राजधर्म का पालन बताया। सॉल्टलेक स्टेडियम में मेसी को लेकर जो हुआ था, हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी राजधर्म का पूरा पालन कर रहा है। ये सीपीएम जमाने में जब 1980 16 अगस्त ईडन में 16 लोगों का मौत हो गए थे, तब सीपीएम गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। जब 1996 में ईडन में ऐसा गोलमाल हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बंद हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तब भी सीपीएम कुछ नहीं किया। सीपीएम एक के बाद एक गलत काम किया, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर हमारा चीफ मिनिस्टर, वो एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दूसरा वो रिटायर्ड जज ऑनरेबल असीम राय का लीडरशिप में कमेटी कर दिया था, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ये अभी इस टाइम में ये जो राजधर्म ये बीजेपी नहीं करता है, ये वो सीपीएम नहीं किया था, वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी दिखाया। लेकिन बीजेपी ने अरूप विश्वास के इस्तीफे को दिखावा करार दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, अरूप विश्वास की हैसियत ही नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दें। इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, इसलिए एक्शन तो सबके खिलाफ होना चाहिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस सोच रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख है। क्या अरूप विश्वास अकेला इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया? ये संभव है? अरूप विश्वास अपने इच्छा से खुद टालीगंज कंस्टिट्यूएंसी का भीतर बिना तृणमूल का इजाजत से वो एक छोटा टेनिस बॉल की मैच नहीं कर सकते। पूरा तृणमूल पार्टी इसका साथ है, पूरा मंत्रिसभा को फोकस कर देना चाहिए। जनता ने फोकस कर दिया। देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस को करना है कर लीजिए। अरूप विश्वास ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री सुकांतो मजूमदार ने उन पर नया आरोप लगा दिया। सुकांतो ने दावा किया कि अरूप विश्वास ने जमकर पैसा कमाया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला देकर स्टेडियम में पानी की बोतल्स ले जाने पर रोक लगाई और फिर अपने लोगों के जरिए स्टेडियम में 20 रुपए की पानी की बोतल 200 रुपए में बिकवाई। सुकांतो ने कहा कि महंगे दाम पर पानी बेचने का काम अरूप विश्वास के करीबी बाबू सोना नाम के शख्स ने किया। सुकांतो मजूमदार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बाबू सोना की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो अरूप विश्वास के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सुकांतो के आरोपों को खारिज किया। टीएमसी ने कहा कि अगर सुकांतो मजूमदार के पास सबूत हैं तो वो जांच आयोग के पास जाएं। सुकांतो मजूमदार का कुछ शिकायत है तो जांच कमेटी के सामने जाए। हवा गर्म करने का क्या दरकार है? असीम राय जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस असीम राय का नेतृत्व में जांच कमेटी है, जाइए ना, कोई बात नहीं है। आप जा सकते हैं सुकांतो बाबू, कोई रोकेगा नहीं। अब जाके ये सब बाहर में हवा गर्म करने के लिए नहीं बता के आप उधर में जाके बताइए। हालांकि ममता की नाराजगी का शिकार बंगाल पुलिस के बड़े अफसर भी हुए हैं। ममता के सबसे चहेते अफसर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और विधाननगर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से 24 घंटे के अंदर शो कॉज नोटिस का जवाब मांगा गया है। विधाननगर के डीसीपी अनीश सरकार को डिपार्टमेंटल जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा से भी मेसी के प्रोग्राम में हुई गड़बड़ी पर सफाई मांगी गई है। हमारे देश में फुटबॉल के सबसे ज़्यादा दीवाने बंगाल में हैं और बंगाल में जिस तरह मेसी के शो में गड़बड़ की गई उससे लोग बेहद नाराज हुए। ममता बनर्जी ने तुरंत समझ लिया कि इस दुर्घटना से बंगाल के लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। उन्होंने फैंस से माफ़ी मांगी। शो के ऑर्गेनाइजर को मेसी के प्लेन के अंदर जाकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोगों की नाराज़गी कम नहीं हुई। लोगों ने अरूप विश्वास और उनकी बेटियों को मेसी के साथ सेल्फी खिंचाते देखा। दूसरी जगह इसी सेल्फी के लिए लोगों से 12-12 लाख रुपए लिए गए। इस कारण
अरूप विश्वास लोगों की नज़र में खलनायक बने। फोटो खींची पर कुर्सी गई। अगर अभी भी आग ठंडी नहीं हुई तो ममता बनर्जी और भी लोगों पर एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि मामले की जांच अभी शुरू हुई है। आज वृंदावन से हैरान करने वाली खबरें आई। बांके बिहारी मंदिर में 500 साल पुरानी परंपरा टूट जाने का आरोप लगा। 500 साल में पहली बार ठाकुर जी को समय पर बाल भोग नहीं लगाया जा सका, और इसके पीछे जो वजह बताई वो और भी चौंकाने वाली है। पता ये चला कि जिस शख्स को ठाकुर जी का भोग बनाने का ठेका मिला है, उसके पेमेंट में देरी हुई, इसलिए उसने बाल भोग तैयार ही नहीं किया। जब सेवायुक्तों ने इस बात पर हंगामा किया, तब आनंद फानंद में बाल भोग का प्रबंध किया गया और काफी देर के बाद ठाकुर जी को भोग अर्पित किया जा सका। असल में वृंदावन में बांके बिहारी जी को दिन में 4 बार भोग लगाने की पुरानी परंपरा है। सबसे पहले सुबह पट खुलने से पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद दोपहर में राजभोग लगता है, शाम को उत्थापन भोग लगाया जाता है और रात को शयन भोग की व्यवस्था है। परंपरा के मुताबिक सुबह 8 बजे कपाट खुलने से पहले बांके बिहारी जी को बाल भोग लग जाना चाहिए था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को बाल भोग समय पर नहीं लगाया गया। इससे मंदिर के गोस्वामियों में नाराजगी है। मंदिर के सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने कहा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भोग नहीं लगा, वो सही नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन थोड़ी देर से लगा। लेकिन भगवान के भोग में देरी हो, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भोग नहीं लगा है, भोग लगा है, थोड़ा सा आने में लेट हुआ है। ठाकुर जी का भोग जो है, जो बाल भोग है, वो बाल भोग के समय पे लगा है, वो राजभोग है, वो राजभोग के समय पे लगा है। आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं है। कि कारीगर नहीं समय पे पहुंच पाया है, तो ये बहुत निंदनीय विषय है। ठाकुर जी की सेवा में पल भर की देरी भी नहीं होनी चाहिए। और उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि सैलरी की वजह से नहीं आ पाया, तो ये तो सोचनीय विषय है कि अब बाकी सबकी सैलरी टाइम पे है, जो बड़ी बड़ी लाखों में सैलरी जा रही है वो समय पे जा रही है, और जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सैलरी अगर समय पे नहीं जा रही है तो बहुत निंदनीय विषय है। पता यह लगा कि बांके बिहारी जी के भोग के लिए इसी साल अक्टूबर में मयंक गुप्ता नाम के हलवाई को ठेका दिया गया था। इस काम के लिए उसे हर महीने 90,000 रुपये का भुगतान होना था। मयंक गुप्ता ने 15 अक्टूबर से भोग की सप्लाई शुरू की, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि जो ठेकेदार मयंक गुप्ता से पहले भोग बनाता था, उसे 5 नवंबर तक का पेमेंट पहले ही किया जा चुका था। मंदिर की व्यवस्था देखने वाली हाई पार्क कमेटी की तरफ से मयंक गुप्ता को कहा गया कि उसका ठेका 5 नवंबर से मांगा जाएगा। 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का जो पैसा था वो पहले वाले ठेकेदार को मयंक गुप्ता को देना था। पुराने ठेकेदार ने गुप्ता जी को पैसा नहीं दिया, इसलिए सोमवार को मयंक गुप्ता ने टाइम पर भोग नहीं भेजा। जब सुबह 8 बजे तक भगवान का भोग नहीं आया तो कमेटी के लोगों ने ठेकेदार से बात की, उसका पेमेंट किया और उसके बाद भगवान को भोग लग पाया। बांके बिहारी मंदिर के हाई पार्क कमेटी के मेंबर और मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि अक्टूबर से भोग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर का जो बदलाव हुआ है, उसी की वजह से भोग में देरी हुई। अभी एक नया बदलाव है और उस बदलाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है और वो चला आ रहा है। ये आज से नहीं है, ये अक्टूबर से, मतलब जो नया कॉन्ट्रैक्टर है वो अक्टूबर से ही आ गया था और नई प्रक्रिया होने के कारण थोड़ा लेट हुआ, पर ठाकुर जी का भोग बराबर लगा। जो अष्टायाम भोग है वो बराबर लगा, थोड़ा डिले हुआ है। और ये मंदिर इस समय ज़्यादा हाईलाइट है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पार्क कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत ठाकुर जी के लिए प्रसाद और भोग की सामग्री तैयार की जाती है। इस कमेटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा, इस तरह की गड़बड़ी को खत्म करने के लिए अब पूरा सिस्टम बदला जा रहा है। अब तक ठाकुर जी के चढ़ावे के पैसे से ही भोग बनाने वालों को भुगतान होता था, लेकिन अब भोग के लिए एडवांस बुकिंग होगी, भक्तों के पैसे से भोग लगाया जाएगा। अभी तक ये चल रहा था कि भगवान का प्रसाद भगवान के ही पैसे का प्रयोग कर कर लगवाया जाता है। ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता होगा कि आपका प्रसाद भगवान के
चाहे वो तिरुपति जी हों, चाहे साईं बाबा हों, चाहे वैष्णो माता हों, चाहे जो भी मंदिर में भगवान का प्रसाद तो उसका श्रद्धालु, उसका दर्शनार्थी ही उन्हें सेवा में अर्पित करता है। यहाँ पर भगवान के पैसे से ही प्रसाद बन रहा था और वो प्रसाद भगवान का जो दिया जाता था, चढ़ाया जाता था, उसे गोस्वामी लोग ही अपने घरों में ले जाते थे। प्रसाद वितरण का भी कार्य नहीं देखा गया। भविष्य में प्रसाद के लिए हम लोगों का ये विचार है, सबसे सहमति प्राप्त होने के बाद, कि जो हमारे यहाँ जजमान आते हैं, जो स्वयं प्रसाद देना चाहते हैं, ऐसे लाखों लोग एक महीने में आते हैं, वो प्रसाद का प्रबंधन का वो यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है, यहाँ पर पर्ची कटाएं, चाहे वो 51,000 की हो, चाहे 51 रुपए की हो। प्रसाद जो है वो बनेगा उनके द्वारा दिए गए दान के द्वारा। बांके बिहारी मंदिर में आज एक और गड़बड़ी सामने आई। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सेवायत लोगों से पैसा लेकर बिहारी जी की डेहरी की पूजा करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने यह परंपरा खत्म करके आम भक्तों के लिए दर्शन का टाइम 2 घंटे बढ़ाने का फैसला किया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कपाट बंद होने के बाद डेहरी पूजन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज नाराजगी जाहिर की। गोस्वामी समाज ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता। डेहरी पूजन लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग भगवान को आराम कहां करने दे रहे हैं? कपाट बंद होने के बाद भी पैसे के लालच में पूजा करवाना भगवान के विश्राम में खलल है, इसलिए डेहरी पूजन पर रोक लगनी चाहिए। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी के मेंबर और मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी ने कहा कि कुछ लोगों ने मंदिर की व्यवस्था को बिगाड़ कर रखा है। ये लोग ठाकुर जी के आराम में भी खलल डालते हैं। अब ये सब बंद होगा, भक्तों को भगवान के दर्शनों का ज्यादा वक्त मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भक्त आराम से दर्शन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहना पड़ा कि कुछ लोग, देखिए समय का परिवर्तन है, पहले कितने लोग आते थे, थोड़े से लोग आते थे और उनकी भावनाएं भक्ति थी। ये मेरा ही कहना था कि जैसे डेली आज कम से कम 20 से 25 लाख लोग आ जाते हैं, कभी 10 लाख आ जाते हैं, वेरिएशन चलता रहता है, तो उसकी प्रबंधन तो होना चाहिए। तो सुबह का टाइम बढ़ा दिया जाए, हैं? तो कहे भाई ये लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब विश्राम। अरे भैया विश्राम में तो तुम खलल डाल रहे हो, रात को 3-3 बजे डेली पूजन करा रहे हो, हैं? दिन में ठाकुर जी, अब आप देख रहे हैं शांति है। पहले क्या होता था, इधर ठाकुर जी की आरती हुई, इधर जहाँ भीड़ लग जाती थी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो पहले मैंने इनको लोगों को ही समझाया, पर ये नहीं माने। भैया डेली पूजन आज हमारा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो मैंने खुद ही कमेटी को कहा कि इनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि पॉपुलर ब्रांड है। नहीं साहब, ये तो हमारा अधिकार है और हमारी सेवाओं पर रोक है। ये गए, उसका उल्टा परिणाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने डेहरी पूजा को इसलिए बंद कराया क्योंकि वो इसे सही नहीं मानती। कमेटी के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा कि डेहरी पूजा की परंपरा सही नहीं है, इससे वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और आम भक्तों को इससे असुविधा होती है, इसलिए इसे बंद किया गया। ये पाया गया कि जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, उसके पश्चात भी वीवीआईपी कल्चर के लोगों द्वारा, मुख्य रूप से जो यहाँ के सेवायत लोग हैं, सेवादार हैं, वो उन लोगों को अलग से डेहरी पूजा का एक आयोजन कराते थे। एक ये होता है कि कपाट बंद हो गया, उसके बाद डेहरी पूजा 5 नंबर गेट से बहुत सारे लोग आते थे। इसका क्या उद्देश्य रहता? क्या उसमें भी जो विराजमान है बांके बिहारी जी, उनको परेशानी नहीं होती उनके विश्राम के समय? मैंने तो यही पाया, मैं रुका, मैंने देखा इन लोगों का जो कृत्य था, उसमें 20-20 लोगों को ऊपर चढ़ाकर और बच्चों को, और वहाँ पर डेहरी पर ये लोग पूजन कराना, जोर जोर से अपने उच्चारण करना। अब भगवान विश्राम की मुद्रा में हैं, आप डेहरी पूजा करा रहे हैं,
अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे नहीं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर पेंडिंग है, इसलिए इस पे अभी चर्चा नहीं करूँगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की प्रशासनिक की जिम्मेदारी गोस्वामी समाज से लेकर हाई पार्क कमेटी को दी है, कोई ना कोई विवाद खड़ा होता रहता है। ये सब जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आजकल कौन क्रिएट करता है। अगर भगवान को भोग लगने में देरी हुई तो कहा कि 500 साल में पहली बार ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। हाई पार्क कमेटी ने वीआईपी दर्शन को सीमित करा दिया तो कहा गया कि बांके बिहारी को विश्राम नहीं करने दिया जाता। बांके बिहारी पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। पूरी दुनिया से लोग भगवान के इस रूप के दर्शन करने आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भगवान के नाम पर इस तरह का आधा सच आधा झूठ न कहा जाए। हाई पार्क कमेटी को मंदिर का पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर चला जाए तो बेहतर होगा। अब बात दिल्ली के पोल्यूशन की, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि 3 दिन तक सीवियर कैटेगरी में रहने के बाद आज सुबह AQI में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, क्योंकि हवा चलने लगी थी। आज सुबह दिल्ली में AQI 377 था, जबकि कल AQI 498 तक पहुंच गया था। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए आज दिल्ली के पर्यावरण मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगी। सिरसा ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए 8-9 महीने में इस पर काबू पाने में वो नाकाम रहे। हालांकि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए कदम भी उठाए हैं। 18 दिसंबर से दूसरे राज्यों की सिर्फ BS6 ग्रेड की गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में कल से उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर गाड़ियों के मालिक और पेट्रोल पंप के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी की सरकार से विरासत में मिली है। 12 साल की इस बीमारी को 9-10 महीने में ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार दिल्ली के लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है, और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं, मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साफ लोग मिले हुए लोग थे, और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है, पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर की तरह उस पर रोज कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बीमार करने का काम आदमी पार्टी देके गई है हमें। दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से वाकई में बेहद परेशान हैं। खास कर लोगों का बुरा हाल है। लेकिन ये प्रॉब्लम न तो एक दिन में पैदा हुई और न ही रातों रात इसका कोई हल निकाल सकता है। जोश में सिरसा ने पॉल्यूशन कम करने के बड़े बड़े दावे तो कर दिए, हेडलाइंस तो बना ली, पर सुधार नहीं हुआ। उनका आर्टिफिशियल रेन का प्रयास भी हवाई हो गया। नीयत ठीक थी, लेकिन नीति गलत हो गई। इसलिए सिरसा को जनता से माफी मांगनी पड़ी। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को आज थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही दोनों को गोवा पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। इसके बाद लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों भाइयों को 2 दिन के लिए गोवा पुलिस के रिमांड में दिया। सौरभ और गौरव लूथरा पर गैर इरादतन हत्या का इल्जाम है।
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में 6 दिसंबर को, आपको याद होगा, भयंकर आग लग गई थी। 25 लोग जिंदा जल गए थे। जिस रात गोवा के क्लब में आग लगी, उसी रात सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। लेकिन अगले ही दिन दोनों की लोकेशन ट्रेस करके थाईलैंड सरकार से मदद मांगी गई। थाईलैंड की पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को 11 दिसंबर को फुकेट में डिटेन किया और 5 दिन के बाद दोनों को दिल्ली लाया गया। अब कल गोवा पुलिस सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पणजी ले जाएगी। लूथरा ब्रदर्स को वापस लाकर पुलिस ने बड़ा काम किया है। ज्यादातर तो यह होता है कि कोई कानून तोड़कर बाहर भाग जाए तो उसे वापस लाने में कई बरस लग जाते हैं। सौरभ और गौरव लूथरा के केस में पुलिस ने उनको सही समय पर ट्रैक किया। भारत और थाईलैंड के बीच जो ट्रीटी है उसका भी इस मामले में फायदा हुआ। पंजाब से आज एक दिल दुखाने वाली खबर है। मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट को प्रमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बालाचौरिया की हजारों लोगों के सामने हत्या कर दी गई। हमलावर सेल्फी लेने के बहाने राणा बालाचौरिया के पास आए और फिर फायरिंग कर दी। राणा को 5 गोलियां लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मोहाली में हुई हत्या का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कबड्डी मैच शुरू होने वाला था। सारे खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे, वार्म अप कर रहे थे। इसी दौरान अचानक फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज सुनकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। खेल का माहौल दहशत के माहौल में बदल गया। राणा बालाचौरिया की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। हमले की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राणा ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का साथ दिया था, उसका बदला लिया गया। हालांकि मोहाली पुलिस का कहना है कि इस मामले का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह ने कहा कि राणा बालाचौरिया पर फायरिंग करने वाले 2 हत्यारों की पहचान कर ली गई है, तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस का दावा, राणा की हत्या कबड्डी के खेल में पैसे और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। इसमें हमने जो है मेन इनमें जो गैंग है वो डोनी बल गैंग और लक्की पटियाल गैंग है, जो अलाइड गैंग है। इन्होंने ये मर्डर करवाया है। इसमें जो दोनों शूटर हैं उनका नाम है आदित्य कपूर एलियास मक्खन और करण पाठक एलियास डिफॉल्टर करण। ये दोनों जो हैं अमृतसर के रहने वाले हैं। आदित्य कपूर के ऊपर 13 एफआईआर और जो करण पाठक है इसके ऊपर 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हैं। तो इनका जो ये डोनी बल और लक्की पटियाल गैंग के इशारे के ऊपर ये मर्डर जो है एग्जीक्यूट किया गया। तो रीजन क्या है? रीजन इसमें जी कबड्डी को डोमिनेंस है। जो ये राणा बालाचौरिया है ये करीब माना जाता था जग्गू भगवानपुरिया के, तो उसके संदर्भ में ये मर्डर हुआ है। पंजाब में आजकल कबड्डी बहुत पॉपुलर गेम हो गया है। पंजाब में ही 2010 में कबड्डी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। उस वक्त कप का प्राइज मनी करीब 7 करोड़ रुपए था। 2011 में ही कबड्डी का सालाना कारोबार 200 करोड़ तक पहुंच गया था। अब कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबियों के बीच कबड्डी टूर्नामेंट बहुत मशहूर है। हजारों करोड़ का कारोबार होता है। इसीलिए इसमें गैंगस्टर्स की एंट्री हो गई। गैंगस्टर्स या तो क्लब बना लेते हैं या फिर किसी क्लब को प्रोटेक्शन देते हैं और प्लेयर्स पर अपने क्लब की तरफ से खेलने का प्रेशर बनाते हैं। जो प्लेयर गैंगस्टर्स की बात नहीं मानते उनसे एक्सटॉर्शन मनी वसूला जाता है। इसी चक्कर में पिछले कुछ साल में पंजाब में कबड्डी के 10 प्लेयर्स की हत्या हो चुकी है। पुलिस के सामने मुश्किल है कि प्लेयर्स गैंगस्टर्स के डर से शिकायत करने के पुलिस के पास नहीं जाते, अपने बचाव के लिए दूसरे गैंग्स की मदद लेते हैं और ये लड़ाई मल्टीप्लाई होती जाती है। इसीलिए पंजाब से बार बार इस तरह की बुरी खबरें आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के अपने दूसरे लेग में अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गए हैं। इथियोपिया में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहां के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वेलकम के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव करके होटल तक ले गए।
रास्ते में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रुककर साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी देखा, जो शुरुआती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। कल प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और उसके बाद ओमान रवाना हो जाएंगे। इथियोपिया पहुंचने से पहले मोदी जॉर्डन में थे। जॉर्डन में मोदी ने किंग अब्दुल्ला, उनके बेटे और क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड से मुलाकात की। इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। चूंकि इस साल भारत और जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए मोदी जॉर्डन गए। किंग अब्दुल्ला के हुसैनिया पैलेस में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने किंग अब्दुल्ला के साथ आपसी मसलों पर लंबी बातचीत की। आज मोदी ने क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड से भी मुलाकात की। स्पेशल जेस्चर के तौर पर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर जॉर्डन म्यूजियम दिखाने ले गए और इसके बाद प्रधानमंत्री ने इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को एड्रेस किया। मोदी ने कहा कि जॉर्डन के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। दोनों देशों के कल्चरल संबंध तो डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी पुराने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही जॉर्डन यूरोप और भारत के ट्रेड रिलेशंस का ट्रांजिट पॉइंट रहा है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री को विदा करने खुद एयरपोर्ट तक आए। और आखिर में एक नजर कल की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस कल पूरे देश में प्रोटेस्ट करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के इशू पर सुनवाई करेगा। कल लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच खेला